पहले रस्तोगी जी ने आपको जबरदस्ती चढ़ा दिया कि शराब पीनी है और लास्ट का दाम सर ने चला। छी, कितने गंदे लोग हैं, आशु ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा। वेलकम टू दी कॉर्पोरेट कल्चर। यहाँ कोई भी किसी को तरक्की करता हुआ देखकर खुश नहीं होता। अब मुझे सैलरी में राइज मिला तो रस्तोगी जी की किलस गई। मैंने कहा। बातों बातों में आशु का हॉस्टल आ गया और मैंने उसे गेट पर छोड़ा और वापस उसी कैब में अपने घर निकल गया। घर आया ही था कि 2 मैसेज फोन में आए। पहला आशु का कि वो हॉस्टल पहुंच गई और आंटी जी ने उसे कुछ नहीं कहा, और दूसरा नीतू मैडम का, सागर जी रियली सॉरी, आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अभी इन्होंने मुझे अपना सारा घटिया प्लान बताया। एक पल को तो मन किया कि कल ही जाकर अपना रेसिग्नेशन बॉस के मुंह पर मार आता हूँ, पर फिर ये सोचकर चुप हो गया कि अभी कुछ महीनों के लिए आशु के साथ इस प्रोजेक्ट पर और काम कर लेता हूँ, बाद में छोड़ दूंगा। यही सोचते हुए मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। सुबह बहुत देर से उठा, करीब 8 बजे होंगे। जल्दी जल्दी तैयार हुआ और ऑफिस पहुंचा। जाहिर है ऑफिस पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, पर आज बॉस ने मुझे कुछ नहीं कहा। बाकी दिन जब मैं लेट हो जाता तो बॉस कुछ न कुछ सुना देता था, पर आज चुप था। जब मैं केबिन में गुड मॉर्निंग करने घुसा तब भी बस गुड मॉर्निंग का जवाब दिया, पर कोई भी फाइल उठाकर मुझे नहीं दी। मैं भी वापस आकर अपनी डेस्क पर बैठ गया और अपना सिस्टम चालू किया। सोचा कि मैडम वाले प्रोजेक्ट पर ही थोड़ा काम कर लेता हूँ। तभी मेरी नजर रस्तोगी जी पर पड़ी, और दिन तो उनके टेबल पर एक आधी ही फाइल होती थी, पर आज तो ढेर सारी थी। मैं समझ गया कि मेरी फाइल्स भी सर ने उन्हें दे दी है, तो अब बारी मेरी थी उनके मजे लेने की। मैं उठा और उनके टेबल पर पहुंच गया। अरे प्रफुल्ल भाई, आपने रस्तोगी जी को ब्लैक कॉफी नहीं मंगवा के दी, उनका हैंगओवर कैसे उतरेगा? ये सुनते ही मोहित और प्रफुल्ल हंसने लगे। अब रस्तोगी जी को भी धूम करते हुए झूठी हंसी हंसनी पड़ी। क्या रस्तोगी जी, आप मेरे जैसे बच्चे से हार गए, वो भी देसी पीने में? बॉस से हारे होते तो मैं फिर भी मान लेता। रस्तोगी, अरे भाई, वो दरअसल खाली पेट थे ना? खाली पेट, वो भी शादी में? काहे? मोहित, अरे रस्तोगी जी, काहे झूठ बोल रहे हो? सबसे ज्यादा खाना तो आप ही दबाए हो। ये सुनते ही हम सारे हंसने लगे। प्रफुल्ल, रस्तोगी जी ने पूरे शगुन के पैसे वसूल किए हैं। जी महाराज, धन्य हो आप, मुझे लुढ़काने के चक्कर में खुद लुढ़क गए। रस्तोगी, बिटवा थोड़ा ज्यादा उड़ रहे हो। उन्होंने मुझे टोंट मारना चाहा, पर उनके आगे बोलने से पहले ही मैं बरस पड़ा। मैं कहाँ उड़ रहा हूँ जी, मुझे उड़ाने का प्लान तो आप लोग बनाए थे, पर आप जानते नहीं हो मुझे ठीक से। जितनी आपकी उम्र है उतने घाटों का पानी पी चुका हूँ। अगली बार खुंदस निकालनी हो तो थोड़ा ढंग का प्लान बनाना। मेरी आवाज ऊंची हो चली थी, जो बॉस ने भी सुनी, पर वो सिर्फ मुझे देखकर ही चुप हो गए। ठीक उसी समय मैडम एंटर हुई और उन्होंने शायद मेरी बात सुन ली थी, इसलिए अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली से मेरे हाथ को चलते पकड़ा और मुझे अपने साथ अपने केबिन की तरफ ले आई और बोली, सागर जी, क्यों अपना मुंह गंदा करते हो? ये छोटे लोग हैं और इनकी सोच भी छोटी है, किसी की तरक्की इनसे देखी नहीं जाती। मैंने मैडम की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुड़ के अपने डेस्क की तरफ जा रहा था कि उन्हें लगा जैसे मैं उनसे नाराज हूँ। मैडम मेरे टेबल के नजदीक आई और मुझसे पूछने लगी, मुझसे नाराज हो? नहीं तो मैडम, आपसे भला किस बात की नाराजगी? मुझे बदनाम करने का प्लान आपने थोड़े ही बनाया था, मैंने तपाक से जवाब दिया। वैसे सागर जी, हीरे पर धूल गिराने से उसकी चमक कम नहीं होती। मैं मैडम की बात का मतलब समझ गया, इसलिए मैंने आगे उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैडम वापस अपने केबिन में चली गई और मैं प्रोजेक्ट के काम में लग गया। कुछ देर बाद मैडम आई और बोली, सागर जी, आप मुझे हजरतगंज छोड़ दोगे? वहाँ जीएसटी ऑफिस में मुझे कुछ काम है। मैडम, आप मुझे बोल दीजिए, मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा।